अब हम यूनिट नंबर 4 देखते हैं। देखिए वार्म अप में लिखा गया है, डॉक्टर जॉनस साल्क वॉज द पायनियर इन डेवलपिंग अ वैक्सीन फॉर पोलियो। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि डॉक्टर जॉनस साल्क जो थे उन्होंने ही जो पोलियो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट था उसकी शुरुआत की थी, और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली पोलियो की वैक्सीन भी इन्वेंट की थी। Read the following unit of the text and note the contributions of scientists for the development of vaccine polio। ये पोलियो वैक्सीन में के डेवलपमेंट में क्या रोल रहा उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये हम इस टेक्स्ट में देखेंगे, इस यूनिट में देखेंगे। डॉक्टर जॉनस साल्क हैड बिगन हिज मेडिकल रिसर्च करियर स्टडिंग इम्यूनोलॉजी। तो डॉक्टर जॉनस साल्क ने अपनी जो चिकित्सा अनुसंधान की जो करियर थी, जो मेडिकल रिसर्च की जो उनकी करियर थी, उसकी शुरुआत उन्होंने कहाँ से की? तो इम्यूनोलॉजी से। इम्यूनोलॉजी मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें पढ़ाई जाती है वो है इम्यूनोलॉजी। इन 1947 while at the University of Pittsburgh he began his research on polio virus। उन्होंने 1947 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से अपनी जो रिसर्च थी पोलियो वायरस के बारे में, वो रिसर्च उन्होंने शुरू की। पहले आप किसी वायरस के बारे में जानोगे तभी तो उसका कुछ इलाज निकल पाएगा ना, तो उन्होंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया था। हीज रिसर्च वाज greatly helped in 1949 when a method of growing polio virus in cell culture instead of having to use primarily monkeys for research was discovered। अच्छा, सेल कल्चर क्या होता है? सेल कल्चर मतलब ये हुआ कि जो सेल होता है, ह्यूमन या फिर एनिमल सेल, जो भी सेल हो, जो भी कोशिका हो, उसका डेवलपमेंट करना इन लैब। नेचर में जैसे सेल डेवलप होता है हमारे शरीर में, जानवरों के शरीर में होता है ना, कोशिकाएं बनती हैं, तो वो तो हो गया कि नेचर में बन रही है। लेकिन अगर उसी को आर्टिफिशियली अगर ग्रो किया जाए लैब में, कंट्रोल इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट को से हटाकर, तो उसको कहते हैं सेल कल्चर। ठीक है, लैब में सेल का ब्रीडिंग करना, तो उसको कहते हैं सेल कल्चर। तो देखिए, अगर आप किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरस के बारे में अगर शोध कर रहे हो तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा ना, उसको ग्रो करा के देखना पड़ेगा। तो ग्रो कराने में पहले क्या होता था ना, इससे पहले क्या होता था कि जो मंकीज़ होते थे, जो बंदर होते थे ना, तो उनका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले जो भी पोलियो वायरस के ऊपर रिसर्चेज होती थी, तो उसमें क्या होता था ना कि पोलियो वायरस को अगर आपको ग्रो कराना है तो वो किसी जानवर के अंदर ग्रो करा कर देखा जाता था कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। जब आप किसी वायरस के बारे में जानोगे तभी तो उसके ऊपर आप उसको कैसे मारना है, उसको कैसे रोकना है, इनएक्टिव कैसे करना है किसी के शरीर में, वो आप जान पाओगे ना। तो उसको जो मंकीज़ होते थे ना उसमें इंजेक्ट किया जाता था, मंकी के शरीर में पोलियो वायरस को ग्रो किया जाता था। लेकिन जैसे ही 1949 के आसपास सेल कल्चर का जो प्रयोग है वो बढ़ा, तो उसमें क्या होता था, पोलियो वायरस को जो सेल कल्चर है उसमें ग्रो कराया जाता था। यानी कि जो लैब होता है, लैब में एक सेल को ग्रो किया जाता था और उसके अंदर पोलियो वायरस को ग्रो कराया जाता था। ठीक है, सेल के अंदर पोलियो वायरस को ग्रो करा कर देखा जाता था और उसके ऊपर शोध होता था। वरना उससे पहले क्या होता था कि जो मंकीज़ होते थे ना, उनका इस्तेमाल किया जाता था। ये थोड़ा सा अजीब बात है ना, मतलब इनह्यूमन लगता है कि किसी जानवर का इस्तेमाल करे। लेकिन अक्सर क्या होता है ना, जितनी भी रिसर्चेज हैं, बहुत सारे रिसर्चेज उसमें या तो मंकीज़ का इस्तेमाल किया जाता है या फिर चूहों का इस्तेमाल किया जाता है, तो अलग अलग जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सेल कल्चर जैसे ही ग्रो हुआ तो जो एनिमल है उसका इस्तेमाल करना बंद होकर जो सेल कल्चर है, जो लैब में जो सेल को ग्रो कराकर उसमें ही पोलियो वायरस को ग्रो कराकर उसके ऊपर रिसर्चेस करते थे। तो जो जॉन साल्क ने जो भी
रिसर्चेस किए थे पोलियो वायरस के बारे में, तो वो उस वक्त काम आया जब पोलियो वायरस को सेल कल्चर में ग्रो कराया गया था। ठीक है। Salk needed to find a way to process the virus so that they were less infectious before using them in a vaccine. अब वैक्सीन, जब मैंने आपको बताया कि वैक्सीन के अंदर क्या होता है ना, कि जो वायरस होता है या फिर जो भी बैक्टीरिया होता है वही होता है, लेकिन उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो जो जॉनस साल्क थे उनको एक तरीका अपनाना था जिसका इस्तेमाल करके वो उस वायरस को, पोलियो वायरस को इनएक्टिव फॉर्म में ले आ सके, लेस इन्फेक्शियस बना सके, ताकि उसका इस्तेमाल वैक्सीन के अंदर किया जा सके। वरना अगर वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा और ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करेगा तो वो सेफ़ वैक्सीन नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए उन्होंने तरीका खोजने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये जो वायरस है उसको लेस इन्फेक्शियस बना सके ताकि इसका वैक्सीन डेवलप किया जा सके। In 1952, Salk was the first to develop a successful vaccine using a mixture of the 3 types of virus grown in monkey kidney cultures. ठीक है। तो 1952 में जो जॉनस साल्क थे वो पहले साइंटिस्ट ऐसे बने जिन्होंने पहली सक्सेसफुल वैक्सीन डेवलप की पोलियो के ऊपर, जिसमें जो पोलियो वायरस थी उसकी तीनों जो टाइप थी वो इंक्लूडेड थी। मैंने आपको बताया था कि पोलियो वायरस एक अकेला वायरस नहीं है, उसकी 3 तरह के टाइप है, 3 तरह की उसकी वैरायटी है। तो उस तीनों से अगर वो वैक्सीन लड़ेगी तभी वो सक्सेसफुल होगी। तो जॉनस साल्क ने वो उन तीनों वायरसेस जो भी पोलियो कॉज करती हैं उन तीनों के लिए एक ही वैक्सीन बनाया जो तीनों के ऊपर इफ़ेक्टिव होगी। और वो ग्रो किस में की गई, वो जो वैक्सीन थी वो ग्रो किस में कराई गई थी, मंकी किडनी कल्चर। मतलब कि जो मंकी की जो किडनी की जो कोशिकाएं होती थी उसको लैब में कोशिकाओं का इस्तेमाल, सेल का इस्तेमाल किया, मंकी का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो मंकी की जो किडनी की जो कोशिकाएं थी उसको लैब में ग्रो कराकर और उसके सेल में उसको ग्रो कराया गया। ठीक है। अब ये देखने में पता नहीं मतलब पढ़ने में भी इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि पता नहीं कैसे किया गया, तो करने में तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ होगा ये सब चीज़ें। ही डेवलप्ड ए प्रोसेस यूजिंग फॉर्मेलिन, अ केमिकल दैट इनएक्टिवेट द होल वायरस। उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, उन्होंने उसको डेवलप करने में, उस वैक्सीन को डेवलप करने में फॉर्मेलिन नाम की एक सॉल्यूशन होती है, कलरलेस सॉल्यूशन होती है, उसको इस्तेमाल करके उस वायरस को इनएक्टिव फॉर्म में ले आया और तब उसको वैक्सीन के अंदर इस्तेमाल किया। देखिए, अगर उस वायरस को इनएक्टिव नहीं किया जाता तो वैक्सीन बन ही नहीं सकता था ना। तो फॉर्मेलिन अभी भी इस्तेमाल होता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। ये क्या होता है ना, फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करने से जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस होते हैं ना वो इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इसको फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया गया ताकि जो वायरस है पोलियो वायरस उसको इनएक्टिव किया जा सके और फिर उसका इस्तेमाल वैक्सीन में किया गया। What followed was massive testing of the vaccine in clinical trials in United States and parts of Canada beginning 1954. 1954 में क्या हुआ कि ये जो वैक्सीन बनाई गई थी जॉनस साल्क के द्वारा, इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। कहाँ इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया? तो यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा के कुछ पार्ट्स में। अब देखिए, कोई भी वैक्सीन अगर बनता है तो वो तो लैब में बना और लैब में ही उसकी टेस्टिंग हुई ना, लेकिन उसकी टेस्टिंग तो इंसानों के ऊपर भी होनी चाहिए ना। तो उसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया। आपने अभी जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आई थी तो आपने देखा होगा कि इसके ट्रायल्स हुए थे अलग अलग स्टेजेस में। तो ठीक वही चीज़ पोलियो वैक्सीन के साथ भी हुआ कि अब तो वो लैब में बन गया ना। अब लैब में जब बन गया तो अब उसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ जो जॉनस साल्क ने बनाई थी उस वैक्सीन का। तो जब क्लिनिकल ट्रायल हुआ तो वो बड़े पैमाने पर इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ। The scope of the trials was unprecedented in medical history. The results were dramatic. ये जो ट्रायल हुआ था
ये पूरे मेडिकल हिस्ट्री में इसका जो पैमाना था इस ट्रायल का वो अनप्रेसिडेंटेड था। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत ही यूनिक हो। यहाँ पे ये मतलब हुआ कि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। पहले कभी नहीं किया गया मतलब कि जिस पैमाने पे पोलियो वैक्सीन की जो ट्रायल्स हुई थी ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। ये पहली बार था कि इतने बड़े पैमाने पे जो पोलियो वैक्सीन थी, किसी भी वैक्सीन की, मतलब इतने बड़े पैमाने पे उसकी ट्रायल हुई थी। और जो इसकी जो रिज़ल्ट थे वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रिज़ल्ट थे। केसेस ऑफ पोलियो फेल स्पेक्टेकुलरली इन दी वैक्सीनेटेड टेस्ट ग्रुप्स। देखिए, ये जो रिज़ल्ट थे, जो ट्रायल्स थे, उसके जो रिज़ल्ट थे वो ड्रामेटिक थे। ड्रामेटिक कहने का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्साइटिंग। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्साइटिंग इसलिए थे क्योंकि जो वैक्सीनेटेड ग्रुप थी, जिसको वो जो वैक्सीन थी वो दी गई थी, उसमें ये पाया गया कि उन लोगों में जो पोलियो के केसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके थे। स्पेक्टेकुलरली का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिवली, बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से। तो उनके अंदर, जिस ग्रुप को वैक्सीन दी गई थी, उनके अंदर ये पाया गया कि उस ग्रुप की जो पोलियो होने की जो केसेस थी, जो चांसेस थी, वो बहुत ही शानदार तरीके से कम हो चुकी थी। In 1955, the government quickly granted permission for the vaccine to be distributed to the children of our country. यहाँ पे our country का मतलब, ये जो राइटर हैं उन्होंने ये लिखा है ना, तो वो यूएसए से थे, तो वो अपने देश के बारे में बोल रहे हैं, यूएसए के बारे में बोल रहे हैं। तो 1955 में क्या हुआ था ना कि यूएसए की गवर्नमेंट ने जैसे ही ये जो ट्रायल के रिज़ल्ट आए थे वैसे ही परमिशन ग्रांट कर दी थी कि इस वैक्सीन को अब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और बच्चों को दिया जा सकता है। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द ओरिजिनल साल्क वैक्सीन। लेकिन साल्क ने जो वैक्सीन बनाई थी उसमें एक प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम क्या थी? द वैक्सीन एक्चुअली इंड्यूस्ड 260 केसेस ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इंक्लूडिंग 10 डेथ्स। जो वैक्सीन थी उसने इंड्यूस करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कॉज करना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। तो जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई थी ना, साल्क ने की जो वैक्सीन थी वो दी गई थी, इसमें ये पाया गया कि लगभग 260 केसेस में लोगों को पोलियो हो चुका था और 10 लोगों की मौतें हो गई थी। द प्रॉब्लम वाज ट्रेस्ड टू इनकम्प्लीट इनएक्टिवेशन ऑफ सम वायरस पार्टिकल्स विच वाज सून करेक्टेड। तो प्रॉब्लम कहाँ पे थी? प्रॉब्लम थी जो वैक्सीन बनाई गई थी ना साल्क के द्वारा, तो उसमें जो वायरस था, पोलियो वायरस था, उसको इनएक्टिव किया गया था। लेकिन पाया ये गया कि जो वो वायरस था वो पूरी तरीके से इनएक्टिव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसने कुछ लोगों में पोलियो के केसेस को कॉज कर दिया और 10 लोगों की मौतें हो गई थी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम था इसको जल्दी ही ठीक कर दिया गया। सिंस देन द वैक्सीन हैज़ बीन हाईली इफेक्टिव विथ ए 70 to 90% प्रोटेक्शन रेट। लेकिन तब से लेकर आज तक जो वैक्सीन थी, साल्क वाली जो वैक्सीन थी, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई। लगभग 70 से 90% ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पोलियो से लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर। In 1957, in an effort to improve upon the killed Salk vaccine, Albert Bruce 7 began testing a live oral form of vaccine in which the infectious part of the virus was inactivated, attenuated. Attenuated का मतलब होता है कि weaker form of किसी चीज़ का। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि 1957 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एल्बर्ट ब्रूस 7। इससे पहले जॉन साल्क ने जो वैक्सीन बनाई थी उसमें उन्होंने जो वायरस इस्तेमाल किया था वो किल्ड था, इनएक्टिवेटेड था। तो उसी वैक्सीन को इम्प्रूव करते हुए एल्बर्ट ब्रूस 7 ने टेस्ट करना शुरू किया एक लाइव ओरल फॉर्म ऑफ वैक्सीन। लाइव ओरल फॉर्म ऑफ वैक्सीन जिसमें जो इन्फेक्शियस पार्ट था वायरस का उसको इनएक्टिवेट कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो वैक्सीन, लाइव ओरल वैक्सीन जो उन्होंने बनाई, इसको असल में कहा जाता है लाइव एटीन्यूएटेड ओरल वैक्सीन। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का वीकर फॉर्म, ठीक है, कमज़ोर फॉर्म। तो अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा ना कि इनएक्टिवेटेड का मतलब क्या हुआ और लाइव भी है और इनएक्टिवेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेना चाहिए।
अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखिए इनएक्टिवेटेड और लाइव का क्या मतलब हुआ। जैसे कि जॉनस साल्क ने जो वैक्सीन बनाई थी उसमें जो वायरस थी वो किल्ड फॉर्म में थी। मैं किल्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए वायरस को मारा नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पे किल्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जॉनस साल्क ने जो वायरस का इस्तेमाल किया था वैक्सीन में, उसमें क्या था ना, उन्होंने इनएक्टिवेटेड कर दिया था उस वायरस को। तो इनएक्टिवेटेड करने का मतलब क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल था ना वायरस का, जो कि आरएनए था, तो उस जेनेटिक मटेरियल को हीट और केमिकल के थ्रू पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो जैसे ही उसका जो जेनेटिक मटेरियल है डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो वायरस अब बढ़ नहीं पाएगा, ग्रोथ नहीं होगा उसका, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, अपनी एक कॉपी नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो जॉनस साल्क ने जो वैक्सीन बनाई थी उसमें यही किल्ड था, पूरा इनएक्टिवेटेड था, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी जब उसको जब वैक्सीन को जब लिया जाता था तो वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता था, ठीक है। और एल्बर्ट ब्रूस सैबन ने जो वैक्सीन बनाने की कोशिश की उसमें उन्होंने लाइव वायरस का इस्तेमाल किया, लेकिन एटीन्यूएटेड यानी कि वीकर फॉर्म में। तो लाइव वायरस का मतलब क्या है कि एल्बर्ट ब्रूस सैबन ने जो वैक्सीन इस्तेमाल की उसमें उन्होंने जो वायरस था उसको लाइव फॉर्म में रहने दिया, यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं किया, यानी कि वो जो वैक्सीन दिया जा रहा था उसमें जो वायरस है वो ग्रो कर सकता है और अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इसमें क्या था कि उसको एटीन्यूएटेड कर दिया गया है। लाइव है, वो जिंदा है, लेकिन एटीन्यूएटेड है। एटीन्यूएटेड है मतलब कि वीक हो चुका है, यानी कि वो इन्फेक्शन जो कॉज करने वाला जो उसका पार्ट है ना उसको हटा दिया गया है, लेकिन वो वायरस अभी भी जिंदा है, वो अपने आप की कॉपी बना सकता है। लेकिन जॉन साल्क ने जो वैक्सीन बनाई थी उसमें वो जो वायरस था वो अपनी कॉपी नहीं बना सकता था। लेकिन एल्बर्ट ब्रूस सैबन ने जो ओरल वैक्सीन, जो लाइव ओरल वैक्सीन बनाई थी उसमें जो वायरस है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता, क्योंकि उसको उस तरीके से उसको बनाया गया है कि उसका जो इन्फेक्शन करने वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। होप कि इस बात से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि 1957 में एल्बर्ट ब्रूस सैबन ने जॉनस साल्क की जो वैक्सीन थी उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हुए टेस्टिंग स्टार्ट की कि लाइव ओरल वैक्सीन को बनाया जा सके। This vaccine became available for use in 1963। ये जो एल्बर्ट सैबन ने जो वैक्सीन बनाई थी वो ओरल वैक्सीन थी, यानी कि उसको आपने देखा है ना 2 बूंद जिंदगी के लिए, तो वो जो पोलियो वैक्सीन जो थी वो मुंह में दी जाती है बच्चों को, ठीक है, ड्रॉप के थ्रू। लेकिन जो जॉन साल्क ने जो बनाई थी ना वैक्सीन उसको इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, ठीक है, सुई के थ्रू। तो मोस्ट पॉपुलर तो एल्बर्ट सैबन ने जो वैक्सीन बनाई थी वो ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में भी आपने देखा होगा कि 2 बूंद जिंदगी के कैंपेन चला था, और अभी जो पोलियो है वो इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। द साल्क वैक्सीन इज गिवन इन 2 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन स्पेस्ड 1 मंथ अपार्ट एंड रिक्वायर्ड बूस्टर्स एवरी 5 years। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जॉनस साल्क ने जो वैक्सीन बनाई थी उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, यानी कि जो सुई होती है उसके थ्रू दी जाती है, और वो इंट्रामस्कुलर है यानी कि जो मसल्स हैं उसके अंदर वो दी जाती है, और 1 महीने के अंतराल पे 2 वैक्सीन लगती है, ठीक है। मतलब 1 महीना, मतलब आपने आज अगर लिया तो फिर 1 महीने बाद दूसरा वाला लगेगा, ठीक है। स्पेस्ड का मतलब होता है कि अंतराल, यानी कि गैप, 1 महीने के गैप के बाद वो दोनों जो उसके डोज हैं वो लगते हैं, ठीक है। और उसके लिए बूस्टर्स भी ली जाती हैं। जो साल्क की वैक्सीन है हर 5 साल पे उसके लिए बूस्टर डोज भी लगते हैं। तो अभी जैसे कि कोरोना वायरस का जो वैक्सीन हुआ तो अगर 2 डोज लगे हैं तो फिर उसके बाद अभी बूस्टर्स का फेज़ चल रहा था, आपको पता होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो। बूस्टर का मतलब ये होता है कि जैसे कि पहले जो दवाई दी गई तो उसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज दी जाती है, ठीक है। तो हर 5 साल के ऊपर बूस्टर डोज भी लगना ज़रूरी है किस वैक्सीन में, जो जॉनस साल्क ने बनाई है उस वैक्सीन में।
Because of the way it is inactivated, the vaccine is safe for those with compromised weakened immune system. ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब हुआ वीकेंड, मतलब कमज़ोर इम्यून सिस्टम जिसका है उसके लिए जो जॉनस साल्क ने वैक्सीन बनाई है वो सेफ़ है देना। क्यों? क्योंकि उसमें जो वायरस का इस्तेमाल किया गया है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। मैंने आपको बता दिया है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके वजह से जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनको सेफली ये वैक्सीन दिया जा सकता है। The 7 oral vaccine is given in 3 doses in the first 2 years of life and a booster is given when the child starts school। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो 7 की जो ओरल वैक्सीन उन्होंने बनाई थी तो इसके 3 डोजेज़ लगते हैं और ये 3 डोजेज़ बच्चा जब तक 2 साल तक का हो जाता है तो ये जब तक 2 साल तक का हो जाता है तब तक 3 डोजेज़ उसको लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब उसको बूस्टर डोज दी जाती है। ठीक है, ये सभी ओरल वैक्सीन मतलब मुंह में दी जाती है 7 वाली ओरल वैक्सीन। ठीक है, फर्दर बूस्टर्स आर नॉट गिवन अनलेस द पेशेंट इज़ एक्सपोज टू पोलियो और विल बी ट्रैवलिंग टू एन एंडेमिक रीजन। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसके बाद बूस्टर डोज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 7 की वैक्सीन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि एक बार 2 साल तक जब तक बच्चा है तब तक उसको 3 डोजेज़ मिलते हैं। उसके बाद फिर जब स्कूल जाने लगता है तो एक बूस्टर डोज मिलता है। उसके बाद फिर बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद तभी बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी जब ऐसा लगे कि ये इंसान जहाँ जा रहा है वहाँ पे हो सकता है कि ये पोलियो वायरस से इसका एक्सपोजर हो, इसका आमना सामना हो सकता है। किसी वो रीजन में जा रहा है जहाँ पे पहले ही से वो उस रीजन में पोलियो जो है पोलियो वायरस एंडेमिक है, यानी कि वहाँ पे केसेस पाए गए हैं पोलियो वायरस के। तो हो सकता है कि वो पेशेंट अगर वहाँ जा रहा हो तो उसका आमना सामना हो सकता है पोलियो वायरस से। इसीलिए तभी उसको बूस्टर डोज दी जाएगी अगर वो जाने वाला हो ऐसे जगह पे। ठीक है, नहीं तो उसके बाद ज़रूरत नहीं है देने की बूस्टर डोज। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ ए लाइव ओरल वैक्सीन आर इट्स लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, द प्रिवेंशन ऑफ री-इन्फेक्शन of the digestive tract and the lower cost of administrating the vaccine orally because sterile syringes and needles are not necessary। हाँ, इससे पहले भी अभी जो मैंने बात बोली थी वो 7 के ओरल वैक्सीन के बारे में ही थी, तो उसी के बारे में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो 7 की जो ओरल वैक्सीन है, लाइव ओरल वैक्सीन है, इसका एडवांटेज क्या है, इसकी फ़ायदे क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है ना इसका जो इफ़ेक्ट है बहुत ही समय तक रहता है। ये शरीर को ज़्यादा समय तक रोग प्रतिरोधक क्षमता पोलियो के खिलाफ प्रदान करते रहता है। और इससे ये भी एडवांटेज है इसका कि इससे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका जो इन्फेक्शन है उसको दोबारा इन्फेक्ट नहीं होने देता। अगर इन्फेक्शन हो गई है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो वो दोबारा इन्फेक्शन कॉज नहीं करने देता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ही सोचो कि कितने सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो जो अगर आप सोचो जो जॉनस साल्क ने जो वैक्सीन बनाई थी उसको इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता ना कि इतने सारे बच्चों को देना है वैक्सीन, तो उसके लिए आपको इंजेक्शन का अरेंजमेंट करना पड़ता और ये भी मेक श्योर करना पड़ता कि जो एक ही बार इस्तेमाल हो, वो जो सिरिंज हो, वो जो इंजेक्शन हो वो एक ही बार इस्तेमाल हो। लेकिन ये जो 7 ने जो ओरल वैक्सीन बनाई इसमें ये सब चीज़ का झंझट नहीं है, सीधा जो 2 बूंद है बच्चे को मुंह में ही डाल दिया जाता है। आप ही सोचो अगर इंजेक्शन के थ्रू देना रहता तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता ना कि वो जो उसको स्टेराइल सिरिंज और निडल का इस्तेमाल करना पड़ता। स्टेराइल का मतलब होता है कि पूरी तरीके से साफ़ सुथरा। ठीक है, सिरिंज और निडल आप समझ रहे हो ना, जो इंजेक्शन होता है उसमें जो वो प्लास्टिक जिसमें दवा भरती है वो सिरिंज है और जो मेटल का होता है ना जो चुभता है शरीर में उसको कहते हैं निडल,
वही सुई होती है। तो आपको स्टेराइल सिरिंज और निडल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वैक्सीन को ओरली दिया जाता है तो इसके ये एडवांटेज है जो सेवन ने जो वो ओरल वैक्सीन बनाई उसके एडवांटेज है। However, a major disadvantage is that it cannot be used for patient with compromised immune system because it is a live virus and can cause disease in these patients. अच्छा, जो सेवन ने वैक्सीन बनाई है उसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब मैंने आपको बताया था जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे मरीज़ों को ये वैक्सीन नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लाइव वायरस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि इन पेशेंट्स में, इन मरीज़ों में ये डिज़ीज़ कॉज कर सकता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनको ये ओरल वैक्सीन जो कि सेवन ने बनाई थी वो नहीं दी जा सकती। It also cannot be used by those in close contact with immunocompromised patients because the live virus in the vaccine can be shed in the feces of those who ingest it and can possibly be transmitted to the immunocompromised patient. तो अब ये जो ओरल वैक्सीन है ये ऐसे लोगों को भी नहीं दी जा सकती जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पेशेंट्स हैं उनके साथ रहते हैं, उनके कांटेक्ट में रहते हैं, उसके करीबी हैं और उनके कांटेक्ट में अक्सर आते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि उसके अंदर लाइव वायरस इस्तेमाल किया गया है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब मैंने आपको बताया जिनकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है। तो जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उनके कांटेक्ट में जो लोग रहते हैं उन लोगों को भी ये वैक्सीन नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि इसके अंदर लाइव वायरस इस्तेमाल किया गया है। तो इससे क्या होगा, लाइव वायरस इस्तेमाल करने से जब उनका जो मल है वो जब बाहर निकलेगा तो उसके अंदर ये जो वायरस है वो हो सकता है और चांसेस ये हैं कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उसमें ये ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें भी ये वैक्सीन नहीं दी जा सकती, ओरल वैक्सीन नहीं दी जा सकती। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द सेवन ओरल वैक्सीन इज दैट those who have an enterovirus infection of the gastrointestinal tract when taking the oral vaccine may not develop the immune response. Clearly, both vaccines have their advantages and disadvantages with regard to relative safety and cost. अब यहाँ पे जो ओरल वैक्सीन है सेवन का, उसका एक और डिसएडवांटेज बताया गया है। वो ये है कि अगर किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यानी कि जो पेट और आंतों में इन्फेक्शन हो गया है एंटेरोवायरस का, ठीक है, एंटेरोवायरस मुझे नहीं पता कि ये इन्फेक्शन क्या होता है, लेकिन जो भी इन्फेक्शन है, अगर एंटेरोवायरस का इन्फेक्शन अगर किसी के पेट और इंटेस्टाइन में हो गया है तो अगर ऐसे व्यक्ति को भी अगर ये वैक्सीन दी जाती है तो चांसेस ये है कि उनके शरीर में कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स पोलियो वायरस के खिलाफ नहीं बनेगा, यानी कि जो वैक्सीन होगा वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा उनके बॉडी में। ऐसे चांसेस हैं जिनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एंटेरोवायरस का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, क्लियरली बोथ वैक्सीन हैव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विद रिगार्ड टू रिलेटिव सेफ्टी एंड कॉस्ट। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो दोनों वैक्सीन हैं, जो ओरल वैक्सीन है वो जो कि सेवन ने बनाया था और जो जॉनस साल्क ने जो वैक्सीन बनाई थी जो कि इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है वो, ये जो दोनों वैक्सीन हैं इन दोनों के अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है जो कि हमने देख लिए किस रिगार्ड में, सेफ्टी और कॉस्ट दोनों के रिगार्ड में। जैसे कि जो जॉनस साल्क ने जो वैक्सीन बनाई उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगेगा ना, क्योंकि उसको इंजेक्शन के थ्रू देना होगा, है ना। और सेफ्टी के रिगार्ड से देखें तो उनकी जो जॉनस साल्क की जो वैक्सीन है वो ज़्यादा बेहतर है अगर हम देखें इन कंपैरिजन टू
जो सैबिन ने जो ओरल वैक्सीन बनाई है उससे। तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। तो जहाँ जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से जो वैक्सीन सूट करता है वो इस्तेमाल किया जाता है।